प्लेलिस्ट में जाकर के उन सारे क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाए। कॉन्सेप्ट बेहतर होगा मतलब गहराई से समझ में आना चाहिए। ऊपरी तौर पे अगर सिर्फ आप वॉच कर रहे हैं तो ये आपको लॉन्ग रन में काम नहीं करेगा, उसको बार बार पुनः दोहराव करने की आवश्यकता होती है। तो मैं आपसे बार बार यही बोलता हूँ कि हमारे पिछले जो भी वीडियोज़ डाले गए हैं मेरे प्लेलिस्ट पे, उस प्लेलिस्ट को आप मल्टीपल्स टाइम देखें, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि किसकी इवोल्यूशन कहाँ से हो रही है, मतलब कि कहाँ से वो निकल के आ रहा है, कॉन्सेप्ट कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट को ड्राइव करके मतलब उससे निकाला गया कम से कम तो 10 कॉन्सेप्ट होता है। तो जब तक उस चीज़ को एक बार आप एक जगह पे कॉन्सोलिडेट होकर नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक वो दिमाग में आपका रिसाइड नहीं करेगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग। चलिए हम एक नए टेस्ट के साथ आप लोग के सामने प्रस्तुत हुए हैं, इसको बनाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं बिना समय गवाए। देखिएगा इस प्रश्न में कि ये प्रश्न को कैसे हम अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो ये प्रश्न को पढ़ते हैं। कहता है कि सिपाहियों के एक समूह को 10, 15 और 24 के समूह में गहराई के खोखले वर्ग के रूप, बीच में रिक्त में या एक ठोस वर्ग के रूप में खड़ा किया जा सकता है। सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या है? न्यूनतम संख्या निकालना है, ठीक है। और ये 10, 15 या 24 संख्या दिया हुआ है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को एलसीएम निकालने की जरूरत पड़ेगी। एलसीएम निकालेंगे 10, 15 और 24 का। देखिए एक तो आप 10, 15, 24 ऐसे करके निकालते हैं, ऐसे करके, लेकिन मैं इसे इस प्रकार से नहीं, दूसरे प्रकार से निकालता हूँ। 10 इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 × 5 लिख सकते हैं। 15 का उसी प्रकार तो 3 और 5 हो सकता है। 24 का 3, देखिए 3, 4 जा 12 और 12, 2 जा 24, देख रहे हैं। अब देखिए ये जो 4, 2 जा है 8 है, इसको आप 2 का पावर 3 भी लिख सकते हैं ना, 8 को 2 के पावर 3 भी लिख सकते हैं। देखिए एलसीएम क्या होता है कि जो भी फैक्टर है उसका सबसे बड़ा पावर को निकालना होता है। देखिए 2 यहाँ 2 है, यहाँ 2 का पावर 3 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? 2 का पावर 3 हो जाएगा। बड़ा वाला निकाल देना पावर वाला। देखिए 5 है यहाँ पे, या तो 5 से पहले हम 3 को देख लेते हैं। तो 3 में एक पावर है यहाँ पे, 3 में और यहाँ भी एक पावर है, तो 3 का तो कहीं भी से भी निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा पावर एक ही मिलेगा। 5 का देख लिए, 5 और 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, 5 का पावर एक ही मिल रहा है, इसलिए 5 हो जाएगा। ये एलसीएम निकल गया, ठीक है। एलसीएम आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 120। अब देखिए इसने क्या किया कि वर्ग के रूप में इसको खड़ा किया है। तो वर्ग के रूप में जब भी खड़ा करना होगा ना, तो ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, अगर कुछ नहीं है तो इसको हमें क्या करना पड़ता है कि या तो पावर 2 करें और जो 3 है उसको 4 कर दें, और जिसका पावर 1 है उसको 2 कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो फिर वर्ग के रूप में हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के रूप में आ जाएगा ना वो। तो देखिए ये 2 का पावर 3 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक पावर इसको बढ़ाएंगे। तो एक पावर बढ़ाएंगे मतलब क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का पावर 1 है तो क्या करेंगे, एक और से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का पावर 2 हो जाएगा। तो देखिए तो 3 यहाँ पे 3 मैंने मल्टीप्लाई किया, और 5 है, 5 का पावर 1 है, इसको डबल करने के लिए एक 5 से और मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, और यही जो मल्टीप्लाई करके आएगा ना, ये एक ठोस का निर्माण कर देगा, एक खोखले वर्ग के रूप में या एक ठोस वर्ग के रूप में खड़ा किया जा सकता है। तो उसका न्यूनतम संख्या अगर पूछेगा, न्यूनतम संख्या, सबसे कम संख्या, तो यही उसका न्यूनतम संख्या होगा। आइए इसको देख लेते हैं। तो 2 का पावर क्यूब है, मतलब 3 है, और ये एक 4 हो गया, तो 2 के पावर यहाँ पर 4 लिख लीजिए, और 3 के पावर 2 हो जाएगा, और 5 का पावर 2 हो जाएगा। आप देखिए ये 2 का पावर 4 है, इसका मतलब 16 और यहाँ से 9 और यहाँ से 25, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 16 और 25 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 16 और 25 को, तो 400 दे देगा, ठीक है। और 400 और 9 को गुना कीजिएगा, तो 400 को 9 से गुना करेंगे तो 3600 हो जाएगा। यही संख्या जो है हमारा, ये न्यूनतम संख्या होगा सिपाहियों की, ठीक है। चलिए इस प्रकार हम निकालते हैं इसके आंसर को। कहाँ गया 3600? ये नहीं रहा 3600, ये ऑप्शन रहा, ठीक है। ये आपका उत्तर हुआ। देखते हैं दूसरे प्रश्न में कि क्या वहाँ पर डिमांड किया जा रहा है। चलिए ये दूसरा प्रश्न है। इस प्रश्न को देखते हैं कि क्या कह रहा है,
और इसको बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, आपके सामने बनाते हैं हम कि कैसे ये प्रश्न बनता है। एक भिन्न है, एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि कर दी जाती है तथा हर 160% बढ़ा दी जाता है। तो कहता है कि परिणामी भिन्न 7/13 है। तो बताइए कि मूल भिन्न क्या है। देखिए, किसी भी भिन्न में क्या होता है, अंश होता है, हर होता है। तो अंश और हर में कुछ वृद्धि की जा रही है यहाँ पे, मतलब कुछ बढ़ा दिया जाता है। अंश को कुछ बढ़ा दे रहा है और फिर क्या कर रहा है, 200% बढ़ा दिया अंश को, और तथा हर भी 160% बढ़ा दिया। तो आपको बताना होगा कि परिणामी भिन्न जो है 7/13 आया है। तो पहले वाला भिन्न क्या था, जब कोई मूल भिन्न में कुछ बढ़ा देंगे परसेंटेज उसके अंश और हर में, तो उसमें क्या परिवर्तन आएगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इस चीज को हम यहाँ पे बनाएंगे। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, देखिए कैसे बनता है। एक भिन्न, मैंने बोला मानते हैं कि एक भिन्न ए है, एक भिन्न है ए। इसमें क्या होता है कि ये अंश है, ये अंश है, ये हर है। इसमें क्या किया, 200% की वृद्धि कर दिया, मतलब 100% तो पहले होगा, 200% का वृद्धि करेगा तो ये हो जाएगा 300%। 300 हो जाएगा भाई, 300 गुना हो जाएगा ना। अब देखिए 160% बढ़ा दे रहा है, क्या हर को बढ़ा दिया जा रहा है, हर को 160% बढ़ा दिया जा रहा है। तो 160% बढ़ा दिया, इसका मतलब हर पहले 100 होगा, 160 बढ़ा तो 260 हो जाएगा, अपने 260 गुना हो जाएगा वो। अब देखिए यही परिणामी भिन्न आया 7/13, मतलब इतना बढ़ाने पर वो भिन्न का मान 7/13 है। तो बताइए कि वो भिन्न शुरुआती अवस्था में क्या था। कुछ नहीं करते हैं, यहाँ से इसको काटेंगे, 13 से 13 दूना 26, 2 से 15 बार में कट गया। देखिए ए को आप स्वतंत्र रखिए, इसके लिए आपको ये 15 को छोड़ना पड़ेगा साथ, और ये 15 जा करके यहाँ पे चला जाएगा। तो परिणामी भिन्न हमारे पास 7/15 के रूप में आता है। ठीक है, और इसका ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा 7/15, जो कि राइट आंसर हुआ। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि उसमें क्या बनाना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। वृत्त का क्वेश्चन है और इसको पढ़ के समझते हैं कि इसे कैसे निकालेंगे। वृत्त का बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। ये ऐसे प्रश्न को देखिए कैसे बनाते हैं। ठीक है, मेरे साथ देखिए और फिर इसको बनाइए। कहता है कि वृत्त है x² + y² = a², मतलब वृत्त का कोई इक्वेशन दिया हुआ, इक्वेशन मतलब समीकरण दिया हुआ है जो 0 और 4 से पास होता है, मतलब x 0 है और y जो है 4 से पास होता है, गुजरता है। तो a का मान ज्ञात करना है आपको। a का मान क्या है, ठीक है, गुजरता कहाँ से, 0 और 4 से गुजरता है। तो इसको हम क्या करते हैं कि उसका जो इक्वेशन है उसको पहले लिख लेते हैं। इक्वेशन लिखें और देखिए x को अगर 0 से गुजारेंगे, x अगर 0 है तो 0 के पावर 2 हुआ, मतलब 0 तो खत्म हो गया, कोई उसका मतलब कि अस्तित्व भी नहीं है। ये y² होगा, y का स्क्वायर मतलब 4 का, तो 4 का ये स्क्वायर होगा और यही a का स्क्वायर है। देखिए दोनों पावर ऊपर 1 है, इसका मतलब है कि ये जो बेस है ना इसको भी 1 होना पड़ेगा। इसका अर्थ यही हुआ कि a जो है वो 4 है। इसका मतलब समझे कि गुजरता है तो a का मान क्या होगा, 4 होगा। यही आपका ऑप्शन होगा और इस प्रकार ये आपका प्रश्न खत्म होता है। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। चलिए देखिए इसको कैसे हल करते हैं। ठीक है, 2 सेकंड में खत्म हो जाएगा। बस सिर्फ आपको याद रखना है कि BODMAS कर्म इस प्रकार होगा, मतलब ये इधर बढ़ेगा ब्रैकेट से ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, मतलब डिवाइड ऐसे, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये ब्रैकेट वाला है, ये सब जो रहता है ना, ये बड़ा बड़ा छोटा वाला ये सब, और ये क्या है, ब्रैकेट ये वाला, और ये ऑफ है, सॉरी ये ऑफ है, ये ऑफ है, ये वाला ब्रैकेट है, सब समझ गए। और ये डिवाइड गुना, ये यहाँ से प्लस और यहाँ सब्ट्रैक्शन मतलब कि माइनस। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं कि 18 को ऐसे रखते हैं। पहले तो समझना है कि पहले क्या होता है, छोटा वाला का काम करेंगे यहाँ पे। तो ऐसे करेंगे 3 × ये 8 है, ये माइनस है, 10 को 1/2 है, इसका मतलब समझे कि 10/2 है, मतलब ये 5 है। ठीक है, इसको बाहर निकालिए, 6/3 × 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा। चलिए ये जो छोटी ब्रैकेट थी वो दम तोड़ दी, खत्म हो गई, मर गई। अब देखिए यहाँ से निकल गया, 3 और 3 गुना होगा, 9 आ जाएगा। देख रहे हैं, 3 3
9 नहीं, अभी इसको गुना नहीं करना है, यही गलती होता है यहाँ पे, गुना एकदम बिल्कुल नहीं करना है। 3 है और इनटू जब भी लिखा रहे तो इसको निकालेंगे पहले। हाँ देखिए यहीं पे गलती हो जाते हैं लोगों से, डायरेक्ट 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, करना नहीं होता है, क्योंकि पहले उससे पहले हमको डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें आ गया है, अब इसका परिवार हो गया है, तो इसके और इस परिवार के ऑर्डर को ये फॉलो करेगा। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 दूना 6 और ये 3। अब देखिए ये 3 दूना 6 हो गया, बाहर निकलेगा तो 18 माइनस 6 मतलब 12। यही आपका आंसर होगा इस प्रश्न का। चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न में, बहुत ही आसान प्रश्न था इसलिए मैं ऑप्शन नहीं लिखा हूँ। दूसरे क्वेश्चन से देखते हैं फिर क्या होता है। चलिए देखते हैं, साधारण भिन्न करा है कि साधारण भिन्न में 0.123 पे जो बार लगा हुआ है का मान कितना है। बहुत ही साधारण सा सवाल है, इस चीज को हम समझेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं पहले कैसे बनेगा। 2 सेकंड में बनने वाला सवाल होता है ये सब। 0.123 पे बार है, देखिए ये पूरा पे बार है ना, तो हम क्या करेंगे कि 1 2 3 को, बार होने का मतलब समझते क्या होता है कि वो रिपीट होता है। जैसे कि 0.3 है, इसका मतलब इस पे बार लगा हुआ है, इसका मतलब है कि 3 बार 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 रिपीट होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार 1 2 3 जो है रिपीटिंग नंबर है, वो बार बार रिपीट हो रहा है डिवाइड देने में, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे 999, 3 अंक होने के कारण इसको 999 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उसी को लिख करके 999 कर देंगे। देखना होगा बाद में कि क्या इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो सिंप्लीफाई हम फर्दर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि इसको जब देखेंगे 3 2 5 1 6 जोड़ करके, तो 6 है जो ये 3 से कट सकता है ना, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 का 3, 6 नहीं, यहाँ पे होगा 3 बन जा 3 और 3 से ये भी कट जा रहा है। बस इससे आगे आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या हो गया। अभाज्य संख्या मतलब अभाज्य, मतलब उसको भाज्य नहीं किया जा सकता है, मतलब उसको अब किसी प्रकार से तोड़ा नहीं जा सकता है, सिर्फ एक उसका गुणनफल है, मतलब एक ही मल्टीप्लाई हो सकता है, एक ही उससे टूट सकता है, जो कि टूटना नहीं होता है ना। जैसे कि 41 कर रहा हूँ तो ये 41 ही, इससे 1 ही निकाला जा सकता है और कुछ इससे निकाला ही नहीं जा सकता, इसको फर्दर तोड़ ही नहीं सकते आप। एक का ही मल्टीप्लाई है जो कि छुपा हुआ रहता है, एक का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब यहाँ पर एक का कोई मतलब महत्व नहीं रह जाता है, इसलिए 41 का 41 ही यहाँ पे रहेगा। इसलिए इसको हम अभाज्य कहते हैं, मतलब इट कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन, इसको कभी भी ब्रेक नहीं किया जा सकता है। तो ये आपका अंतिम रूप हुआ इसका, ठीक है। यही इसका आंसर है जो आंसर आपसे खोज रहा था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए ये आपके सामने एक बहुत ही सुंदर प्रश्न है, इसको बनाइएगा, बहुत ही आसान सा है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। चलिए, चूँकि 1 सेकंड में बना के निकल सकते हैं आप, अगर आपको पकड़ है तब। इसमें कुछ नहीं है, फार्मूला बेस्ड होता है, कुछ फार्मूला याद रखने होते हैं। तो देखिए क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 और सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1। देखिए एक फार्मूला आपको याद रखना होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये हमेशा 1 देता है। इस फॉर्मूला को याद रखिए आप, ठीक है। तो इस फॉर्म को देखिए, इस फॉर्म को सेक थीटा, क्या हम इस फॉर्म को ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 और सेक थीटा माइनस कॉमन ले लेते हैं तो टेन थीटा माइनस 1। देख रहे हैं, ये अगर a है तो ये b है, ये a है तो ये b है, ठीक है। देखिए a b दोनों सेम, इधर a और b दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है, यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है। और आपको मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो a माइनस बी और a प्लस बी के बराबर होता है। इस चीज़ को आप हमेशा बैठा लीजिए दिमाग में। तो क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख दिया हूँ, और इसके मतलब क्या है कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इसका मतलब हुआ कि ये जो a है वो सेक स्क्वायर थीटा और प्लस, मतलब a प्लस बी जो है और ये a माइनस बी है, तो इसको सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं।
समझ गए कि इसको इस प्रकार लिखें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्म में ये लिखा हुआ मुझे मिला ए और ये बी, ए और बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसको हम क्या लिख रहे हैं ए स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, समझिएगा बोर्ड पे लिखने में कभी कभी होता है दिमाग से निकल जाता है, लेकिन यहाँ पे माइनस होगा। तो इसको ऐसे कर सकते हैं ना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ से देखिए क्या निकलेगा टेन स्क्वायर थीटा, सब माइनस में जाएगा प्लस वाला, तो ए स्क्वायर थीटा, यहाँ से देखिए प्लस बी स्क्वायर होगा, लेकिन ये माइनस रहने के कारण -1 होगा, और -2 tan थीटा होगा, लेकिन -2 tan थीटा जब निकलेगा तो इधर आकर के +2 tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, और इसी का वैल्यू आपको निकालना था ना। तो अब भी मैं थोड़ा देर पहले बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के बराबर होता है। तो ये वैल्यू तो आपका 1 आ गया, और इधर से 1 आ रहा था, और यहाँ से क्या आ रहा था 2 tan थीटा आ रहा था, माइनस और प्लस, +1 -1 कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 tan थीटा। अभी यहाँ पर देख रहे थे 2 tan थीटा = 3 होता है, इसका मतलब है कि आपका आंसर आ गया 3, यही आपका ऑप्शन है। और ये ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है 3, यही वाला ऑप्शन मतलब मिलेगा 3 वाला में मिल जाएगा। ठीक है, ये आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। चलिए यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक स्थानीय मान और एक जातीय मान। तो जातीय मान को समझेंगे और स्थानीय मान को समझेंगे कि स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान कैसे, मतलब दोनों कैसे आपस में भिन्न है। तो स्थानीय मान के लिए मतलब स्थान पे रहने के कारण, उस स्थान पे रहने के कारण इसका मान क्या हुआ। जैसे ये अगर ये 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पर भी तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पे रहता तो उसका वैल्यू कुछ अलग होता, और यहाँ पे रहने के कारण कुछ अलग है, यहाँ पे रहता तो उसकी स्थिति कुछ अलग होती। जैसे मैं यहाँ पे आपके साथ हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी स्थिति एक टीचर की है, अगर मैं आपके साथ पढ़ूंगा तो मेरी स्थिति हो जाएगी स्टूडेंट की, है ना। तो इस प्रकार स्थान बदलने से उसके जो वैल्यू है उसमें भी, मूल्य में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो 3 यहाँ पे है, इसका मतलब है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 3000 है। ये जो 3000 आप देख रहे हैं, ये स्थान पे होने के कारण इसका वैल्यू 3000 है। अब अगर जातीय मान बोलेगा कि जातीय मान कितना है, स्थानीय मान यहाँ पे पूछा ना, स्थानीय मान और अंकित मान। अंकित मान का भी मतलब वही हुआ कि अंकित मान क्या है, मतलब ये अंकित मान मतलब बस उसका मान क्या है, उसके स्थान से उसको कोई लेना देना नहीं है। तो अंकित मान इसका 3 है, 3 कहीं भी रहे, अंकित मान हमेशा उसका 3 ही रहेगा। तो 3 यहाँ पे इसके अंतर को बोला है, तो आप इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 7, 10 में 3 गया 7। ठीक है, 2997 ये ऑप्शन आपका आंसर हुआ। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन में मिलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं, ये क्वेश्चन त्रिभुज से रिलेटेड है। त्रिभुज की यहाँ पे एरिया से संबंधित प्रश्न है, उसको देखेंगे। एरिया मतलब कि यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि कहता क्या है, क्या डिमांड कर रहा है। इस फिगर को आप देख करके समझ ही चुके होंगे कि त्रिभुज का पिक्चर है। तो कहता है दी गई आकृति में ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE के समरूप है। देख रहे हैं, ये त्रिभुज ABC और ADE समरूप है। समरूप कहने का अर्थ ये कतई नहीं हुआ कि जो क्षेत्रफल AD का है वही ABC का है, नहीं, जो क्षेत्रफल ABC का है वो ADE का नहीं है, वाइस वर्सा, मतलब दोनों तरफ से सही नहीं है। हाँ, लेकिन समरूप कहने का एक अर्थ जरूर होता है कि एक ही प्रकार का है, मतलब एक दिखने में जो है वो एक जैसा है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि उसके आयाम एक ही तरह का है, वो दिखने में एक जैसा है। जैसे कि एक छोटा हाथी लिया और एक बड़ा हाथी लिया, दोनों है तो हाथी, एक ही रूप में है, लेकिन कोई बड़ा है कोई छोटा है। जैसे वही कि जैसे इसका यहाँ पे लेग जो है AD है और इसका बड़ा है AB है, मतलब ये छोटा हाथी है तो ये बड़ा हाथी है। समझ गए, समरूप करने का ये मतलब हुआ कि छोटा और बड़ा हो सकता है। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर हो, समझ गए, लेकिन हमेशा क्षेत्रफल बराबर हो ये नहीं। समरूप करने का मतलब है कि वो एक जैसा दिखता है, लेकिन एक जैसा माप में हो, परिमाप में हो, ये कतई सही नहीं है। ठीक है, हो सकता है लेकिन हमेशा संभव नहीं। तो ये देखिए, कहता है कि दी गई आकृति में ABC जो है ट्रायंगल
ये जो बड़ा वाला आप देख रहे हैं दूसरा एडी जो है के समरूप है, मतलब उसी के जैसा दिखता है। यदि ट्रायंगल एडी का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर है, मतलब ये छोटा वाला देख रहे हैं ये 18 सेंटीमीटर है, तो ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब बड़े वाला ट्रायंगल का त्रिभुज का एरिया ज्ञात करना है। देखिए इस प्रश्न को बनाने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। जब भी ये दोनों समरूप की बात करते हैं तो ये जो छोटा वाला एरिया जो देख रहे हैं, छोटा वाला एरिया का जो दिया गया साइड है उसका स्क्वायर आप करेंगे, और ये जो बड़ा वाला है AB का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपको एरिया का अनुपात दे देगा। मतलब कि जो AD का ट्रायंगल ADE का जो एरिया है उसका रेशियो दे देता है बड़े वाले ट्रायंगल से, मतलब ABC से। तो इसके सहायता से हम किसी एक का त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं जब एक का एरिया मुझे दिया हो। यहाँ पे आपको याद आ रहा होगा कि 18 दिया है, ठीक है, किसी एक का। तो 18 सेंटीमीटर किसका दिया था, ये AD का दिया हुआ था, मतलब AD हमारे पास 18 है। तो AD क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर 9। AB क्या दिया हुआ है, AB हमारे पास A बड़ा वाला, मतलब ये 3 और 2 5, ये वाला पूरा, तो क्या हो गया 3 + 2 5, 5 का स्क्वायर 25। AD का क्षेत्रफल दिया हुआ है 18, यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं होता है, साइड का स्क्वायर होता है, एरिया का स्क्वायर यहाँ पे नहीं करेंगे। तो यहाँ से पता चल जाएगा ना कि ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल क्या है जब इसको आप सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से काट दीजिए। देखिए अब ये ट्रायंगल जो है ABC का जो एरिया है, ठीक है, एरिया वो क्या आएगा, एरिया मैं लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया इस ट्रायंगल का ABC का क्या हो जाएगा, 25 और 2 गुना होकर के 50 दे देगा। चूंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है और एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो 50 सेंटीमीटर जहाँ पर देखने को मिलेगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न में आप मिलते हैं, ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए मित्रों भाइयों देखते हैं कि ये प्रश्न क्या कहता है। ये तालिका से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। तालिका से संबंधित प्रश्न का क्या मतलब कैसा होता है ये मैं बताता हूँ, इसका स्वरूप बताता हूँ। तालिका एक दिखने में बहुत बड़ा लगेगा, प्रथम दृष्टया आप जब तालिका के संबंधित प्रश्न को देखेंगे तो लगेगा कि बहुत बड़ा होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे दिया हुआ है, इतना बड़ा प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है कि आपके इसके प्रश्न अगर ये तो यहाँ पे सिंगल प्रश्न है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो एक तालिका दिया रहेगा, इससे 5-5 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे बैंकिंग वगैरह में आप देखेंगे तो, और भी अलग अलग एग्जाम में इस पे आधारित तो 2-4 क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो इनमें कुछ होता नहीं है, इसमें 4 क्वेश्चन अगर कहीं पूछ रहे हैं, 5 क्वेश्चन अगर पूछ रहे हैं तो उसमें 3 क्वेश्चन तो कम से कम जो है वो आप चुटकियों में हाथ पे ही हल कर लेंगे अगर आपके ऑब्जर्वेशन सही है तो इसमें कुछ होता नहीं है। हम देखते हैं कि ये क्या पूछता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं रहेगा, तालिका में आपको कुछ डाटाज वगैरह रहेगा जो ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करेगा आपका कि आप ऑब्जर्व कितना करते हैं। उस तालिका को देखने के बाद उसको एक बार पढ़िए पहले, और पढ़ करके उन डाटाओं को, जो डाटाज दिए गए हैं वहाँ पे, उन डाटा को आप ऑब्जर्व करिए, ठीक है। 1 सेकंड के लिए ऑब्जर्व कीजिए और फिर तुरंत आप जो इससे संबंधित प्रश्न है उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। उसको प्रश्न को पढ़ेंगे, जो डिमांड करेगा वो तालिका से हम निकालेंगे और उसको वहाँ पे रखेंगे वैल्यूज को, और उसके उत्तर तक हम पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमें पहुँचना होता है, जो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कैसे ये बनता है। बिना पेन उठाए आप इस प्रश्न को करके 1 सेकंड में निकल सकते हैं, क्योंकि इससे आधारित क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, जो कि छोड़ना आपके लिए एकदम मतलब क्या बोले घातक साबित हो सकता है। क्योंकि जो अच्छे स्टूडेंट होंगे जो एकदम बरसों से तैयारी करते आ रहे हैं वो ऐसे प्रश्न को छोड़ते ही नहीं है। और जब आप छोड़ेंगे नहीं प्रश्न को तो फिर आप जो छोड़ चुके हैं उनको तो ऐसे ही आप क्रॉस कर चुके हैं। इसलिए वैसे प्रश्नों को कभी मत छोड़े, इसको पढ़िए, इसको स्किप करने का बिल्कुल काम नहीं करेंगे, एक घातक साबित हो सकता है आपके लिए। तो क्या है, कहता है कि दी गई तालिका है, जैसा कि मैंने बताया, तो तालिका में 2 सत्र परीक्षाओं का एक विद्यार्थी द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों का विवरण दिया गया। 2 क्या बोला इन्होंने, विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न विषयों में, कुछ विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनके द्वारा ये सारे सब्जेक्ट हैं। सत्र परीक्षा में इतने मार्क्स हैं, सत्र परीक्षा दूसरे में इतने हैं, मतलब 1 में और ये 2 में, ठीक है। तो कहता है कि गणित में, जब मैं इस चीज़ को समझ चुका हूँ
ये तालिका दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, इस चीज को मैं समझ चुका हूँ क्वेश्चन से। अब ये दूसरा भाग में कहता है कि गणित में प्राप्त अधिकतम अंक और हिंदी में प्राप्त न्यूनतम अंकों का औसत कितना होता है। ठीक है, औसत भी हमें पता होता है कि जो प्राप्तांक होगा उसको नंबर ऑफ टर्म, मतलब जितने को ऐड करेंगे उतने नंबर से उसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, गणित में प्राप्त मैक्सिमम अंक, अधिकतम अंक गणित में क्या है, अधिकतम अंक कितना है, 85 है। और क्या कहा, हिंदी में प्राप्त न्यूनतम अंक, न्यूनतम अंक हिंदी में क्या है, न्यूनतम 88 है या 85 है। तो हमको देखने पर पता चलता है कि 85 88 से छोटा है, मतलब इसका 85, ये मैथ का 85 और इसका 85, इसका औसत क्या होगा, औसत क्या होगा, तो दोनों को जोड़ेंगे और बाई 2 कर देंगे। देखिए जो एक्सपर्ट होंगे, जो समझते हैं मैथ को, उसको पता होगा कि 85 और 85 का औसत भी 85 ही रहेगा, समझ गए। अगर नहीं समझते आप तो दोनों जो ये अंक है ना, इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे 85/2। देखिए क्या हो जाएगा, देख लीजिए आप, 8 दूना 16 और 10 मतलब कि 170 है। ठीक है, और इसको आप 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर क्या मिलता है आपको, यही संख्या मिल जाता है, 2 से 2 8 16 और फिर यहाँ क्या बचा, 1 बचा और तो 10 हो गया, तो 2 पचे 10, मतलब ये 85 बचा। क्या लिखने की आवश्यकता थी, वही संख्या है ना, दो संख्या सिमिलर संख्या का औसत निकालने पे हमें क्या निकलेगा, वही संख्या रिपीट होगा। तो यहाँ पे देखिए ये 85 आ गया। ऐसे प्रश्न में कुछ रहता है, कोई जान ही नहीं रहता है, बस इसको देखना है और ऑप्शन मार के निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए आशा है कि आप ही करेंगे इसके बाद। ठीक है, दूसरे प्रश्न में मिलते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं बेसिकली इस क्वेश्चन को यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन आधारित है समय, चाल और दूरी पे। ठीक है, मतलब डिस्टेंस है, टाइम है और क्या है, स्पीड है। तो देखिए एक फॉर्मूला दिया गया है, बहुत मतलब अच्छा फॉर्मूला है कि अगर उसको आप याद रखेंगे तो उसी से उसमें रिलेशन कुछ बनता है, और उस रिलेशन को अगर आप समझ जाएंगे, मतलब जिसको कॉन्सेप्ट कहते हैं, तो इसके जितने भी सवाल हैं सारे वहीं से डेराइव्ड होते हैं, सारे वहीं से निकलते हैं, आप उन सारे क्वेश्चन को बना लेंगे। तो इसका एक बेसिक इक्वेशन है, वो है कि जो दूरी है ना, वो समय और चाल का प्रोडक्ट है, मतलब समय और चाल का गुना है। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड और टाइम में एक रिलेशन है। स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन है कि स्पीड और टाइम एक दूसरे का प्रोपोर्शनैलिटी रहती है उसके बीच में। मतलब कि स्पीड अगर बढ़ेगा तो टाइम कमेगा और टाइम अगर बढ़ेगा तो स्पीड कमेगा। मतलब कि दे आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। समझे, दोनों मतलब कि एक बढ़ेगा तो एक कमेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला वाला कमेगा, मतलब यही है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को पहले तो नोट कर लीजिए कि d इज इक्वल्स टू s इंटू टी, मतलब दूरी बराबर है चाल और समय का। वही उसी पे आधारित ये प्रश्न है कि एक निश्चित दूरी तय करने के लिए a और b की चाल का अनुपात क्रमशः 2 और 5 है। यदि a को b से 45 मिनट अधिक समय लगता है तो b का समय ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे किसका अनुपात दिया हुआ है, चाल का। तो चाल का अनुपात क्या दिया हुआ है, 2 और 5 का। तो टाइम का अनुपात जो होता है ना, वो जस्ट उलट जाता है, 5/2 होता है। मैंने भी बोला था ना थोड़ी देर पहले कि ये जो समय है और ये जो चाल है, ये दूसरा दोनों जो है एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब अगर समय ज़्यादा लगा तो टाइम चाल कम जाएगा, और चाल ज़्यादा लगा, चाल ज़्यादा हुआ मतलब तो समय कम जाएगा। ठीक है, तो उसी पे डिपेंड करता है कि अगर ये हमारा स्पीड है तो ये टाइम का रेशियो आ जा रहा है। और यहाँ पे क्या दिया है कि a को b से 45 मिनट अधिक समय लगता है। तो ये जो टाइम का देख रहे हैं रेशियो, क्या बोला, a को b से 45 मिनट अधिक समय लगता है। तो यहाँ रेशियो कितना आ रहा है, 3 इज इक्वल्स टू 3 यूनिट आ रहा है ना यहाँ पे डिफरेंस। तो 3 यूनिट जो है वो कितने का डिफरेंस है, 3 यूनिट के कारण 45 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि 1 यूनिट जो है वो 45/3 मतलब कि 15 मिनट का डिफरेंस
लिए हुए हैं। तो कहता है तो बी का समय ज्ञात करिए। अब बी का समय ज्ञात करना है, इसका मतलब समझते हैं आप, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यदि ए को बी से 45 मिनट अधिक समय लगता है, मतलब कि ए को बी से 45 मिनट अधिक समय लगता है, और ये पूछा क्या है, बी का समय ज्ञात करिए, मतलब बी का समय यही है ना, तो बी का 15 को 2 बार 2 यूनिट होने के कारण, तो 2 यूनिट को निकालना होगा आपको। तो 15 मिनट जो लग रहा था वो 2 से मल्टीप्लाई होके 30 मिनट देगा, और यही आपका अभिष्ट उत्तर होगा। ठीक है, देखिए इसको कहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये ऑप्शन नंबर बी में। तो ये आपका आंसर हुआ, और अब मैं मिलता हूं आपको दूसरे क्वेश्चन में। चलिए आइए देखिए इस प्रश्न को, बहुत ही मजेदार प्रश्न है, इसको पढ़िए और देखिए चुटकियों में हल कर लेंगे, बशर्ते आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है। इस प्रश्न को देखिए, पहले कहता है 100 छात्रों का औसत भार 34 केजी है, प्रथम 49 छात्रों का औसत भार 34 केजी है, और अंतिम 50 छात्रों का औसत भार 32 केजी है। तो बताना है आपको कि 50वें छात्र का भार कितना है। ठीक है, देखिए पहले एक लाइन के सहारे से आपको बताएंगे हम कि 100 छात्र हैं, 100 स्टूडेंट्स मतलब कि छात्र। ठीक है, तो 100 छात्रों का औसत भार 34 केजी है, तो 100 छात्र मतलब सभी 34 केजी के हैं, मान के चलना है आपको। प्रथम 49 छात्रों का औसत भार 34 केजी है। देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे बीच में क्या होगा, इधर वाला 50 छात्र और इधर वाला 50 छात्र, मतलब ये जो है पूरा 50 है और इधर वाला भी 50 छात्र है, समझ रहे हैं। ये पूरा का 34 बोला है, और फिर बोला है कि 49 छात्रों का औसत भार 34 केजी है। इसका मतलब है कि 50वां यहाँ आएगा ना, 50 भाग 50 यहाँ है, 50 यहाँ है, तो ये 50 के पीछे जो 49 है वो तो 34 तक अपना पूरा कर रहा है, वो जो है 49 जो है वो अपना 34 पूरा कर रहा है। लेकिन आगे पढ़िए, कहता है तो जब ये 49 पूरा कर रहा है, मतलब 51 के बारे में बात होगा, तो कहता है 51 मतलब बचे हुए। तो इन्होंने कहा है कि छात्रों का औसत भार 34 केजी और अंतिम 50 छात्रों का औसत भार 32 केजी, अंतिम 50 का 32 केजी बताया है, और अंतिम 50 बता दिया। मैंने बोला कि 49 का 34 ऑलरेडी दिया हुआ है, अब 50 का बता रहा है, मतलब एक छूटा हुआ है और उसी का वो पूछेगा। कहता ना 50वें छात्र का भार, 50वें छात्र का भार नहीं बताया, 50 पीछे वाला बता दिया, 49 आगे वाला बता दिया। तो 49 तो 34 पूरा कर दिया है, लेकिन ये जो 50 अंतिम पीछे वाला जो दिया है वो सिर्फ 32 औसत केजी है, मतलब उनका औसत भार जो है वो टोटल के औसत भार से 2 केजी प्रति व्यक्ति कम रहा है। तो 50 आदमी में अगर 2 केजी कम रहा है, इसका मतलब है कि 50 दूना 100 तो वो, ठीक है, 50 दूना 100 तो वो, अब समझिएगा। अब 50 दूना 100 हो गया। अब 50वें छात्र का भार कितना है, तो औसत तो सबको 34 मिला है, औसत तो सबको 34 को मिला है, तो मानते हैं कि 34 उसके पास भी होगा, लेकिन ये जो कम रहा है 2 केजी 50 छात्र में, ठीक है, तो 50 दूना 100 कौन पूरा किया होगा, वही जो बचा हुआ है उसका भार होगा, वो औसत भार 34 से ज्यादा होगा, तभी तो ये पूरे का 34 किया होगा। अरे कुछ लोग कम भार के हैं, उसको पूरा कौन किया होगा, जो भारी होगा। तो यहाँ तक 49 तक तो भाई 34 केजी का है ही, और ये 2 केजी कम रहे हैं 50 वाले जो हैं, तो 50 दूना 100 केजी वो तो डेफिनेटली कमेंगे। तो 100 केजी का पूर्ति कौन करेगा, ये करेगा 50वां, तो 50वां का 34 अपना वाला और 100 केजी इन लोग वाला। तो देखिए आपका क्या हो गया, 100 और 34 134 केजी, ये आपका 50वें छात्र का भार होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलता है। बहुत ही सिंपल, इसको आप समझ जाएंगे ना तो 2 सेकंड में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती यार। तो मैं आपको इसलिए दर्शा रहा हूं ताकि आप आसानी से उसको समझें। अगर इस चीज को समझ जाएंगे तो कुछ छूने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, विद इन 2 सेकंड में आप देखेंगे और यूं ऑप्शन मार के निकल जाएंगे। मैं बता रहा हूँ ये संभव है, आप कर सकते हैं, मैं खुद करता हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। चलिए दूसरे क्वेश्चन में मिलते हैं आपसे। चलिए मेरे भाइयों, देखिए ये क्वेश्चन प्रस्तुत है आपके सामने, ये क्वेश्चन को पढ़िए और इसको बनाइए। तो कहता है एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक बग्घी 40,000 रुपये में खरीदी,
एक घोड़ा भी खरीदा और एक बग्गी भी खरीदा। 40,000 में खरीदा है एक साथ। घोड़े को उसने 10% लाभ पर तथा बग्गी को 5% हानि पर बेच दिया। उसने पूरे सौदे पर 1% लाभ कमाया, तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसको आप कई मेथड से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सबसे बेस्ट मेथड बताएंगे जिसके सहायता से आप इसको बहुत ही कम समय में बना लेंगे। ठीक है, तो आइए वो कौन सा मेथड है जानते हैं। तो यहाँ देखा ना आपने कि 10% लाभ पर उसने घोड़े को तथा बग्गी को 5% हानि पर। घोड़े को 10% लाभ पर, अब बग्गी को 5% हानि पर। पहले आप एक जगह लिख लीजिए कि ये हॉर्स है और ये बग्गी है। बग्गी को आप बी से ही डिनोट कीजिए ताकि आसानी हो समझने में। तो ये घोड़ा हो गया और ये बग्गी हो गया। तो ये 10% प्रॉफिट वाला है और ये क्या है, 5% हानि वाला है। 5% की ये हानि हो रही है। 5% की हानि मतलब ये नेगेटिव वाला है, तो ये नीचे जा रहा है। ठीक है, आप देखिए टोटल सौदे में उसको कितना क्या हो रहा है, 1% का लाभ कमा रहा है। 1% का लाभ कमा रहा है, ये ऊपर जा रहा है प्राइस। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसको और इसको और ये इसको एलिगेशन से हम लोग मिश्रण विधि से मतलब कि इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या होता है कि 10 में से 1 घटा देंगे आप, तो ये 9% बच जाएगा। और ये 5 है, तो 5 को क्या करेंगे, घटा देंगे 1 में, तो क्या हो जाएगा, 6% हो जाएगा ये। अब देखिए ये दोनों जो आया ना, इसका रेशियो निकाल लीजिए। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, मतलब कि 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 और 3 का अनुपात में। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि दोनों का प्राइस जो है वो 40,000 रुपया है। कितना है, 40,000 रुपया है। दोनों का प्राइस है, इसका मतलब आप समझे, ये जो 2 यूनिट है और ये जो 3 यूनिट है, ये 3 2 5 हो गया टोटल मिलाकर। और यही 5 यूनिट का जो प्राइस है वो 40,000 है। जब 5,000 का प्राइस 40,000 है, इसका मतलब हुआ कि एक यूनिट का प्राइस 8,000 रुपया हुआ। कैसे, 5 यूनिट का प्राइस 40,000 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का प्राइस क्या होगा, मतलब यहाँ पर काटेंगे तो 1 ही बचेगा ना, और ये कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 8,000। क्योंकि 5 से आप काटेंगे 5 8 40 और ये 3 0 देखने को मिल रहा है। तो 1 यूनिट जो हमारा वो 8,000 के बराबर है। अब जो पूछेगा वो हम बता देंगे इसको। तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। घोड़ा हमारे पास हॉर्स लिखा हुआ है जो है घोड़े का है, तो इसका रेशियो क्या था, 2 था। 1 का वैल्यू 8,000, 2 का वैल्यू 16,000, क्योंकि इसको आप 8,000 से गुना कर रहे हैं तो ये 16,000 देगा। ये प्राइस होगा घोड़ा का। और घोड़ा का आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 16,000 का घोड़ा है। चलिए दूसरे प्रश्न में मिलते हैं आपसे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए साथियों, इसमें कुछ भी नहीं है, ये भी बस हलवा सवाल है, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। कहता है एक पाइप किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। पाइप से बेस्ट क्वेश्चन मैं आपको बताते चलूं कि इससे प्रीवियस जो भी टेस्ट करवाए गए हैं उसमें भी आपको पाइप से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। या तो आप नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के उन सारे क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लीजिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाए। कॉन्सेप्ट बेहतर होगा मतलब गहराई से समझ में आना चाहिए। ऊपरी तौर पे अगर सिर्फ आप वॉच कर रहे हैं तो ये आपको लॉन्ग रन में काम नहीं करेगा। उसको बार बार पुनः दोहराव करने की आवश्यकता होती है। तो मैं आपसे बार बार यही बोलता हूँ कि हमारे पिछले जो भी वीडियोस डाले गए हैं मेरे प्लेलिस्ट पे, उस प्लेलिस्ट को आप मल्टीपल्स टाइम देखें, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि किसकी इवोल्यूशन कहाँ से हो रही है, मतलब कि कहाँ से वो निकल के आ रहा है, कॉन्सेप्ट कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट को डिराइव करके मतलब उससे निकाला गया कम से कम तो 10 कॉन्सेप्ट होता है। तो जब तक उस चीज़ को एक बार आप एक जगह पे कॉन्सोलिडेट होकर नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक वो दिमाग में आपका रिसाइड नहीं करेगा, ठीक है। इसके लिए आपको सलाह दी जाती है कि उसको बार बार देखिए। और ये टेस्ट सीरीज का क्वेश्चंस है। यहाँ पे मैं आपको हर प्रकार का कॉन्सेप्ट एक जगह बता नहीं रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ आपका। यहाँ पे सिर्फ आपको जो जो क्वेश्चन या जो जो प्रश्न इसमें संकलित किया गया है उन प्रश्नों को हल कर रहा हूँ।
तो इसको पूरे तरह से समझने के लिए उन सारे प्रश्नों को आप देखते रहेंगे, तब आपको पिक्चर क्लियर होगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इस पे आधारित प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं। ठीक है, अब आप बेहतर समझते होंगे इस चीज़ को कि देखना कितना आवश्यक है। चलिए, और ढंग से देखिए, कंसंट्रेशन के साथ देखिए, बस तभी फायदा करेगा, अन्यथा देखने से कोई फायदा नहीं होगा। कहता है एक पाइप किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। तली में रिसाव होने के कारण ये 50 घंटे में भरती है। पूरी तरह से भरी टंकी को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा। देखिए कोई टंकी है, इसमें 30 घंटा में इसको भर सकता है। मतलब ये टंकी जो है, इसको कोई ऊपर लगा होगा, नल होगा, ये नल इसको 30 घंटे में भर देती है। यहाँ पे कोई होगा खाली करने वाला, ठीक है। तो कहता है कि तेली में रिसाव होने के कारण ये 50 घंटे भरती है। लेकिन इस बात को समझिएगा कि अगर रिसाव नहीं होता है तब ये 30 घंटे में भर देता है। किसी टंकी को 30 घंटे में वो भर सकता है, रिसाव होने पर भी अब जो ये है, मतलब यहाँ से जब निकलता है तब भी भर देता है, लेकिन उसके लिए उसको 50 घंटा लग जाता है। इसका मतलब है कि निकलने का दर काफ़ी कम है, तभी तो भरने का दर ज़्यादा होगा, तभी ना वो भर रहा है निकलने के बावजूद भी। तो चलिए देखते हैं इस चीज़ को। क्या होगा कि एक ये जो भरने वाला है ये होगा, और एक जो है वो भरने और निकलने वाला होगा। ठीक है, देखिए एक भरने वाला है, एक निकलने वाला है। समझिएगा इस चीज़ को, ऐसा कर लेते हैं हम लोग ताकि क्षमता पता चल जाए। तो एक का क्षमता, देखिए ये कितने, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ये 30 दिन में पूरा काम कर सकता है। मतलब 30 दिन नहीं है, 30 घंटा है। 30 घंटे में इसकी क्षमता को है कि ये पूरा भर दे इसको, और ये निकलने के बावजूद भर सकता है 50 घंटे में। देखिए आप इसका एलसीएम लेंगे तो इस टंकी की क्षमता पता चल जाएगा। 30 और 50 का एलसीएम लेंगे तो ये 150 आ जाएगा। यहाँ 30 को अगर डिवाइड करेंगे हम 150 से, तो ये पता चल जाएगा कि इसका कैपेसिटी क्या है, मतलब निकलने का कैपेसिटी। निकलने का मतलब कि 1 घंटा में कितना यूनिट ये काम करेगा 1 घंटे में। तो 30 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 30 पचे 150, ये 5, मतलब ये पॉजिटिव 5 यूनिट काम करता है। अब ये भी तो पूरा मिलाकर के पॉजिटिव काम ही कर रहा है, तो ये 50 है तो 50 दिया 150। देखिए एक चीज़ आप ऑब्जर्व किए होंगे कि यहाँ 50 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 30 आया तो यहाँ 5 यूनिट काम हो रहा है, ये भी पॉजिटिव में काम हो रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं निगेटिव हुआ होगा, तभी तो ये 1 दिन का यूनिट या 1 घंटे का है काम, तो 1 घंटे में ये 3 यूनिट काम कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं रिसाव हो रहा है। ये तो खुद भी बता रहा है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी जो है वो बता रहा है उस चीज़ को कि यहाँ पे कम काम हो रहा है, इसका मतलब निकल रहा है। तो भाई ए यहाँ पे था तो 5 काम कर रहा था, यहाँ पे ए आया तो 3 काम कर रहा है। इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं 2 यूनिट इसको खा जा रहा है। ये यहाँ से 5 पता चला और ये 2 यूनिट खाने वाला है, समझ गए। तो यहाँ से आपको वो चीज़ पता चल गया कि बी का जो है वो 2 यूनिट पर आवर खा रहा है। अब यहाँ पर पढ़िए क्वेश्चन को, कहता है क्या कि पूरी तरह से भरी टंकी को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा। तो रिसाव का 1 घंटा में क्षमता है 2 यूनिट और पूरा टंकी का क्षमता 150 है। इसका मतलब है कि इसको पूरा रिसाव खा जाएगा एकदम, 2 यूनिट से इसको पूरा खत्म करने में 75 घंटा समय लेगा, आवर जो भी हो आवर, ठीक है। तो 75 घंटा में ये पूरा उसको खत्म कर देगा, मतलब कि उसको रिसाव पूरी तरह से खाली कर देगा। ये आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसकी कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा, इस पे आधारित सारे प्रश्न बन जाएंगे। तो मैं फिर से आपको बोलता हूँ कि इस चीज़ को आप मन में बैठाइए कि कॉन्सेप्ट क्या है। सिर्फ सॉल्यूशन को नहीं देखना है, कॉन्सेप्ट को देखना है। कॉन्सेप्ट जिस दिन समझ गए उस दिन आपका आधा क्या 85% काम कंप्लीट हो चुका है। 15% काम जो बचा खुचा है वो डिपेंड करता है कि आप प्रयास कितना कर रहे हैं, आप अभ्यास कितना कर रहे हैं, और आपके जो समझाने वाले गुरुजी हैं जिनसे आप मार्गदर्शन ले रहे हैं, मतलब जिनके कॉन्सेप्ट को आप ग्रहण कर रहे हैं, वो कैसे हैं उन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझिए। अब दूसरे क्वेश्चन में हम आपसे मिलते हैं। चलिए देखिए, ये प्रश्न अपने आप में ही एक अलग प्रकार का प्रश्न है। मतलब कि इसको बनाने के लिए आपको थोड़ा सा स्क्वायर रूट वगैरह का जानकारी रखना पड़ेगा। कि जैसे होता है ना कि मैं आपसे अगर पूछ दूं
कि 15 का स्क्वायर कितना है, तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि 15 को अगर स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा। 11 का स्क्वायर पूछ दे तो 121 आएगा। 8 का स्क्वायर पूछ दे तो 64 आएगा। ठीक है, इसका रिवर्स भी आपको याद रखना पड़ेगा कि 225 जो है वो 15 का है, 121 जो है वो 11 का है। इस प्रकार अगर आप याद रखेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है, और जो भी समय बचेगा आप दूसरे सेक्शन में उस समय का अच्छी तरह से न्यायोचित ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और ऐसा होता है ना कि समय मैथ्स में ज़्यादा खा जाता है। क्यों खा जाता है? इन्हीं सारे छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान नहीं देने के कारण आवश्यकता से ज़्यादा समय चला जाता है इन चीज़ों में। तो आपको स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, क्यूब रूट याद होना चाहिए, और इनसे संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो याद होना चाहिए। तो वो याद होगा जब मेरे क्लास को देखेंगे और जब आप इसको अभ्यास करेंगे निरंतर। ठीक है, तो मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो ये एएलपी के लिए और टेक्नीशियन के लिए जो मैं क्लास ले रहा हूँ, यहाँ पर मेरे मैथमेटिक्स के जो सेशन चल रही है, अगर इस सेशन को ही आप देख लेते हैं होल हार्टेडली, बाई हार्ट अगर कर लेते हैं, तो मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ कि आप अपने जो एग्ज़ाम आने वाला है, नज़दीकी एग्ज़ाम जो है, उसमें आप उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। मतलब कि आप वहाँ पे कम से कम तो, अगर बिगिनर भी है आप, शुरुआती अवस्था में भी आपकी है, तो मैं जिस प्रकार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करवाता हूँ, मतलब कि जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं, अगर उस चीज़ को आप अच्छी तरह समझेंगे तो वहाँ पर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 80 से 85% क्वेश्चन कर ले आएंगे कम से कम। समझ गए? आप अगर उसको अभ्यास करेंगे तो फिर आपके पास कोई ऐसा विकल्प ही नहीं बचेगा कि आप छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न को मैं अच्छे ढंग से बता रहा हूँ, वैसी तरह से बता रहा हूँ जो कि आप नॉर्मल क्लास जो लेते हैं ना, पेड क्लास, उसमें जैसा जिस ढंग से पढ़ाते हैं हम लोग, या तो पढ़ाते हैं अदर टीचर्स, वैसे तरीक़ों से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो इसको अच्छी तरह से देखिए, और मेरे प्लेलिस्ट में जितने वीडियोज़ हैं उसको भी देखिए क्योंकि वहीं से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे ये टीचिंग वाली वीडियोस तो है नहीं कि एक ही जगह सारा इकट्ठा है आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा और प्रयास करना पड़ेगा। जब आप पेड क्लास में नहीं होते हैं ना, तो थोड़ा सा इफर्ट लगाना पड़ता है अपनी तरफ से। क्या इफर्ट लगाएंगे कि जो पिछले वाली चीज़ें हैं, जो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, उसको एक जगह इकट्ठा करना, कंसोलिडेट करना, और उन सारे चीज़ को ब्रश अप करना बार बार। ठीक है, और ये चीज़ें आपको पेड क्लास में इतना इफर्ट नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे आपको इफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे हर चीज़ को छोटे छोटे चीज़ों को देखेंगे, उसके मतलब एक पार्ट को देखते हैं। जैसे मैं इस प्रश्न को हल कर रहा हूँ, तो आप इस तरीकों पे बेस्ट जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन को आप इसमें देख रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर दूसरे टेस्ट सीरीज में मतलब टेस्टों में अगर मैं करवाऊंगा, तो वहाँ पर दूसरे कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये मुफ्त में अवेलेबल, आप इसको बात कीजिए और इसको देखिए, समझिए। इससे कुछ नहीं है, बहुत आसान है, सिर्फ आपको देखना है और बना डालना है। जैसे 225 को आप देख रहे हैं, ये 225 अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया ना कि 225 जो है ये किसका है, 15 का स्क्वायर है ना 225। तो यहाँ से इसको कैसे निकलेगा, ये 225 15 का स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब जैसे ही आप 15 का स्क्वायर लिखेंगे इसके अंदर, तो ये जो रूट वाला देख रहे हैं ना सिस्टम, ये रूट हट जाएगा। समझ गए? तो ये 15 निकल जाएगा। 15 को आप क्या करेंगे, 154 में जोड़ेंगे। 154 में अगर 15 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा। 169 मतलब 169। 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो भैया 13 का स्क्वायर होता है। तो ये 13 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, 13 बचेगा। 13 को आप इसमें जोड़िएगा तो 13 और 8 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और 100 तो 121, 121 से निकलेगा। ये सारा खत्म हो चुका है। देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं, मतलब कि क्या हुआ है ना कि हम लोग आक्रमण कर रहे हैं, इस पे आक्रमण कर रहे हैं, मतलब भारत से हम पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं कि भाई वो भी मेरा पार्ट था, अब मुझे दो, मुझे चाहिए। कैसे होता है कि मतलब हमारा कोई पार्ट होता है, हमारे पास ताकत हो जाता है तो हम आगे बढ़ते कूच करते हैं कि मुझे अब वो चीज़ को भी हथियाना है क्योंकि वो मेरा था। तो उसी तरह आप समझिए कि इधर भारत से आप
पाकिस्तान की ओर इंटर कर रहे हैं। तो यहाँ से आपने देखा कि 15 आया, 15 को मैंने जोड़ा तो 169 आया, जिसके कारण 13 का स्क्वायर होने के कारण यह स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, 13 यहाँ आ गया, 13 इसके साथ जुड़ करके 121 हो गया। 121 अभी थोड़ी देर पहले बताया था 121 11 का स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर जैसे ही लिखेंगे स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर 11 कैरी फॉरवर्ड होगा, इसके साथ जुटेगा, 11 को आप 25 में जोड़ेंगे 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा तो 36 किसका स्क्वायर रूट है, 6 का है, तो 36 स्क्वायर रूट से स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से क्या बचेगा, 6 बचेगा। 6 को आप यहाँ पे जोड़ेंगे तो 10 + 6 16 आएगा। 16 किसका स्क्वायर है, तो 4 का है, तो 4 का स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और 4 का क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। वही आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि कैसे हमने भारत से एंटर करते हुए पाकिस्तान को जीत करके अफगानिस्तान के बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, इस प्रकार ये ऐसे क्वेश्चन को हम करते हैं। इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न होते हैं, अलग अलग टेस्टों में आपको देखने को मिल सकता है। हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे टेस्ट करवाए जा रहे हैं, तो उनमें आपको और भी चीजें देखने को मिलेगा, उसको देखिएगा। ठीक है, चलिए हम दूसरे क्वेश्चन में मिलते हैं आपसे। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न संख्या 54 है। ठीक है, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसको पढ़िए और समझिए। पहले कहता है कि एक शंकु को उसके आधार के समानांतर इस प्रकार काटा गया है कि दोनों हिस्सों की ऊंचाई समान है, दोनों हिस्सों की आयतन का अनुपात ज्ञात करिए। देखिए एक कोण है, कोण मतलब शंकु, शंकु को काटा गया है। ठीक है, शंकु को काटेंगे ना तो क्या होगा, एक छिन्नक बनेगा और एक शंकु का ही निर्माण होगा। तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगा कि इसका जो वॉल्यूम है वो दोनों का रेशियो यहाँ पे बोल रहा है, अनुपात क्या होगा वो निकालना है। लेकिन आपको इससे संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आप उसको काटेंगे दो हिस्सों में और दोनों हिस्सों की समान स्थिति में काटेंगे, कहता है ना आधार के समानांतर इस प्रकार काटा गया है कि दोनों हिस्सों की ऊंचाई समान है, दोनों हिस्सों की ऊंचाई समान है। ऊंचाई अगर समान है इसका मतलब है कि अगर ऊपर वाला 1 अनुपात में है तो नीचे वाला भी हमारा क्या होगा, 1 अनुपात में आएगा। और इसी प्रकार हमारा उसका जो और भी चीज़ें हैं वो डिवाइड होगा। ठीक है, कैसे डिवाइड होता है मैं समझाता हूँ। पहले देखते हैं क्या कुछ होता है, उसके आधार पर बताएंगे आपको। देखिए एक शंकु है, शंकु का निर्माण ऐसे मतलब शंकु इस प्रकार का होता है। ठीक है, ये तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये इस प्रकार का है। अब इसको आप क्या करते हैं, बराबर भागों में काट लेते हैं, क्योंकि उसने बोला है इस प्रकार काटा गया है कि दोनों हिस्सों की ऊंचाई समान है। ऊंचाई समान होने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये 1 यूनिट का है तो ये भी 1 यूनिट का है। ठीक है, ये तो हाइट का हो गया। इसी तरह इसका जो ये लेटरल सरफेस है एल, मतलब कि वो भी, अब देखिए ये आप जो आधा पे काटेंगे ना तो रेडियस जो आर है वो अगर 1 आएगा तो रेडियस जो बड़ा वाला है वो रेडियस क्या आएगा, 2 आएगा। और हाइट का तो मैं बता ही दिया हूँ आपको कि इसका 1 है तो इधर वाला भी 1 आएगा, क्योंकि बराबर में काटा है मैंने। तो भैया यहाँ पे पता करना है ये कि वॉल्यूम का अनुपात क्या होगा। वॉल्यूम का अनुपात कहने का मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम कोण का, पहला कोण का क्या होता है, कोण का अनुपात क्या निकालते हैं, πr² h/3। देखिए अगर याद रहेगा ना तो ये सब लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और उसका निकालेंगे तो क्या होगा, π/3। और उसका बड़ा वाला मतलब ये जो फ्रस्ट्रम बन रहा है, जो छिन्नक बन रहा है जो काटने पे बराबर भागों में, तो उसका अगर आप रेडियस निकालेंगे तो इसका ऐसे बनेगा और प्लस r/r बनता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना कि ये दोनों तो ऐसे ही कट जाएगा और यहाँ पे हाइट भी होता है, तो ये हाइट इधर भी है इधर भी है। ठीक है, दोनों हाइट बराबर कटा है, बीच में काटा है मैंने समानांतर। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप कि r² है और ये ऐसे है, और ये स्मॉल r है। स्मॉल r का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ये नीचे वाला है दोस्तों तो ये 2 हो जाएगा, बड़ा वाला है, और ये 1 गुना बचेगा। तो ये देखिए r² है तो ये 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। और यहाँ पर क्या है, बड़ा वाला r है, बड़ा वाला r है तो बड़ा वाला r मतलब 2 होगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, तो ये 4 हो जाएगा। और प्लस छोटा वाला का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। और ये छोटा और बड़ा, बड़ा ये बड़ा और ये छोटा है, दोनों का प्रोडक्ट मतलब गुना करना है, तो गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। देखिए
ये हो गया, तो ये कितना हो गया, 4 2 6 1 7, 1:7 इसका आंसर होगा। ठीक है, इसके लिए एक आपके पास क्या है कि ये सब इतना नहीं करना होता है यार, आपको याद रखना होता है। एक तरीका और है कि 1:2 इसको बड़ा वाला का क्यूब करते हैं आप और छोटे वाला का ऐसे ला करके माइनस कर देते हैं आप। ठीक है, तो भी आपका आंसर वही आएगा कि 2 का क्यूब 8, 8 में 1 जाता 7, ये 1:7। आपको अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लिए होते आप, जैसा मैं पढ़ाता हूँ उस प्रकार के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेंगे आपको, तो आपको ये सब करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप इस चीज़ को बस दिमाग में, आपको स्मरण शक्ति इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप उस चीज़ को बस विजुअलाइज करेंगे, देखेंगे और समझ जाएंगे कि बस ऐसे करना है। 1:1 हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें हाइट तो कट ही जाता है, मतलब जो भी होता है वो समझ में आ जाएगा आपको, जो प्रक्रिया चलता है। ठीक है, तो ये आर क्यूब यहाँ पर कर दिया और माइनस छोटा वाला आर कर दिया, तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम का और इसका वॉल्यूम का दोनों का अनुपात ज्ञात हो जाता है इस प्रकार। ठीक है, चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं इसके बाद, और फिर देखते हैं कैसा क्वेश्चन है वो। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, और इसका ऑप्शन भी देखते जाइए। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके अनुसार, 1:7 है, इसका मतलब कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं। चलिए साथियों, देखते हैं, ये हमारा अंतिम प्रश्न है और इसको सॉल्व करते हैं। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। इस क्वेश्चन को समझिए, अगर इस क्वेश्चन को समझाने में हम सफल होते हैं आपको, तो मुझे बहुत प्रसन्न होगी। आप अपना कमेंट भी करें, ठीक है, और इस चीज़ को देखें और क्या अपना प्यार देते रहिए। इसके बाद मैं अगला वीडियोस आपको समय समय पे देता रहूँगा। जैसा देखूँगा आपका रिस्पॉन्स रहेगा, उसी के अनुसार मैं आपको अगला वीडियोस भी जल्द ही प्रोवाइड करवाऊंगा। कहता है 3 संख्याओं का योग 253 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पर 3 संख्या की बात हुई है। ये 3 संख्या जो है, ये तीनों में से आपको दूसरी संख्या को बताना है। कहा है ना, दूसरी संख्या ज्ञात करिए, और 3 संख्या है। इसका जो मेन सेंटेंस है ना, उसको पकड़िए। कहता है यहीं पे देखिए फंसते हैं लोग कि यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। तो मैं एक एजम्पशन करते हैं, मैं एक एजम्पशन करता हूँ। ठीक है, क्या एजम्पशन करूंगा कि यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, मानते हैं ना कि ए है, एक बी है और एक सी है। ठीक है, ये ए, बी और सी है, 3 संख्या है। जैसा बोला, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, तो भाई मैं मानता हूं ना कि ये जो है m है। ठीक है, एक संख्या m है, इसका जो है पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगनी है, तो ये 2m हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या कहता है, दुगनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है। ये तीसरी संख्या जो है ना, पहली संख्या की 1/3 है। 1/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2/3 करना पड़ेगा। 2/3 फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू में नहीं रखने के लिए हम इसको हटाएंगे अभी। ठीक है, और अब इसको ऐसा करेंगे कि ये फ्रैक्शन वैल्यू में आए नहीं, मतलब नीचे 3 आ रहा है, तो 3 का मल्टीपल ऊपर अगर कर देंगे तो 3 से वो कट करके हट जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे कि यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, तो हम मानते हैं कि पहला संख्या जो है वो क्या है, मानते 3 है। ठीक है, 3m है पहली संख्या, तो दूसरा संख्या मतलब 3m है, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, 6m हो जाएगा, है ना। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है। अब देखिए, अगर यही 6m को 1/3 करेंगे आप, तो क्या पाएंगे आप, 2m। देख रहे हैं, 2m। इसका मतलब समझे कि इसको फ्रैक्शन वैल्यू में नहीं लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, इसको 3m कंसिडर करना पड़ा, ताकि ये फ्रैक्शन में मुझे वैल्यू नहीं दे। फ्रैक्शन वैल्यू में लाते हैं ना साथियों, तो वो थोड़ा सा जटिल हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि उसको आप फ्रैक्शन में लाएंगे तो उसको आप सॉल्व करेंगे, वो फिर मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा, है ना, मिश्र फॉर्म में आ जाएगा, तो आप वहाँ पर से फिर निकालने में थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करेंगे, आपको समय लग सकता है। इसीलिए हम जैसे शिक्षकों का ये कार्य बन जाता है कि इसको क्या करें, इसको इंटीजर में तोड़ लें, इसको घन पूर्णांक बना लें। ठीक है, पूर्णांकों में तोड़े। चलिए, तो 6m देखा, 3m देखा और 2m देखा।
अब देखिए क्या कहता है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या ज्ञात कब करेंगे, जब आपको m का वैल्यू पता चलेगा तब ना। तो इसके लिए आप आगे का जो प्रश्न का भाग है उसका सहायता लेंगे। कैसे, कहता है 3 संख्याओं का योग 253 है, मतलब ये तीनों जो है ना, ये तीनों को आप जब ऐड करेंगे ये 253 है। अब देखिए इनको ऐड करेंगे तो 6 3 9 अदू 11 m। क्या यहाँ से m नहीं पता चल जाएगा कि ये तीनों को जोड़कर ही तो 253 है, तो m का मान यहाँ से पता चल जाएगा। कैसे पता करेंगे, 11 दूना 22, 11 तिया 33, मतलब m इक्वल्स टू 23 आ गया। m जो है 23 के बराबर आ गया। m जब 23 के बराबर आ गया है और डिमांड क्या कर रहा है, b का डिमांड कर रहा है, तो b क्या है, 3m है। इसका अर्थ क्या हुआ कि 3 को आप 23 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि m का वैल्यू क्या था, 23 था। 23 को 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 69। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, मतलब कि 23 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 69 आपके पास आएगा। ठीक है, चलिए तो ये प्रश्न यहाँ पे दम तोड़ देता है ना, सरेंडर कर देता है आपके सामने। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे तो ऐसे प्रश्नों में आपके अच्छे खासे समय जाने के संशय बने रहेंगे। ठीक है, और जब आप यहाँ प्रश्न बचा लेंगे समय अगर आप यहाँ पे बचा लेंगे तो फिर क्या होगा कि आप जो समय यहाँ बचाएंगे वो दूसरे सेक्शन में यूज करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। आपको बार बार हर एग्जाम की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। आपको हर बार हर जगह जा करके, मतलब होता है ना भीड़ है ना, देखते हैं एग्जाम पढ़ता है कितना भीड़ हो जाता है, लोग लाखों की संख्या में निकलते हैं। अगर वही जो स्टूडेंट है देने वाला एक बार पूरी दमखम से तैयारी कर ले तो उसे वो भीड़ का सामना बार बार करना नहीं पड़े। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप अगर ये पूरे वीडियो के सीरीज को देख लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट जो है इतना मजबूत हो जाएगा कि आप नॉट ओनली ये टेक्नीशियन एलपी, ऐसे और भी जो स्टेट एग्जाम्स के जो प्रश्न आते हैं वो सब तो एकदम चुटकियों में आप हल करेंगे। और भी मतलब मैथ्स का क्या है ना कि कोई मतलब ये नहीं है कि मैथ्स सिर्फ एक ही चीज़ के लिए, उसको आप पढ़ लीजिएगा तो रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हैं लगभग इसी प्रकार के क्वेश्चंस वहाँ आते हैं। आपको स्टेट के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें भी आपको इसी पैटर्न पे आपको बेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। इवन जो एसएससी एग्जाम्स करवाती है उसमें भी आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे, समझ गए। तो ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का प्रश्न में क्या बनाएगा यार, एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट करता है ना, चीजें चेंज करता है, उसमें क्या करता है कि नंबर चेंज कर देता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जिस पे मैं अभी फोकस करता हूँ। तो मैं ये आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि इसको देखिए, इसको लोगों तक पहुँचाने का कोशिश करिए ताकि हम ऐसे वीडियोज आपके सामने लाकर देते रहें। ठीक है, ये अब यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, आपसे मैं मिलता हूँ अगले वीडियोस में, मतलब अगले टेस्ट में। ठीक है, जय हिंद साथियों। ठीक है, मिलता हूँ फिर, थैंक यू।